अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में वेलकम किया जाता है। आज मैं आपके साथ एक नई वर्कशीट मैट्रिक के लिए लाया हूं जो कि चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर 2 पे बेस कर रही है। इसके जो मेन टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर टाइटल मैटर, इसके जो हम आज टॉपिक कवर करेंगे, चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटरप्रेट हीटिंग and cooling curves in terms of kinetic energy theory, डिस्टिंग्विश बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। यहाँ पे दो टॉपिक्स हैं। पहला जो है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व को इंटरप्रेट करना ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और दूसरा जो है इवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान डिफरेंशिएट का है। इसमें SLO है 2 और 3 को हम कवर कर रहे हैं, जैसे हमने 1 जो था लास्ट लेक्चर में कवर किया था। MCQs पे हम मूव करते हैं। सबसे पहला जो है ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। हमें हमेशा आपसे ये डिस्कस करता हूँ, जब भी फेज चेंज होता है तो हमेशा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हम ये फेज चेंज का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ये आ गया, बी ऑप्शन आप यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट द सरफेस। अब लिक्विड टू गैस एट द सरफेस, एक बॉइलिंग भी है और वेपोरेशन भी है जिसमें हम गैस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन लगाई गई है वो सरफेस की है। तो सरफेस के लिए जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, वेपोरेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। द फ्लैट रीजन इन हीटिंग कर्व इंडिकेट्स। फ्लैट रीजन किसको इंडिकेट करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर को। जैसे आप ग्राफ को बना रहे हैं, ग्राफ के अंदर आप लाइन को इंक्रीज करते हैं, फ्लैट रीजन। फ्लैट रीजन का मतलब क्या होगा कि ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, दिस इज फ्लैट रीजन। ये फ्लैट रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर को। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन पुट करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर वाइल फेज चेंज अकर। फेज चेंज में हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट रिक्वायर्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQ भी है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है ये सॉलिड से लिक्विड के लिए हम लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है मेल्ट सॉलिड लिक्विड, सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ये ज़रूरत होती है। विच फैक्टर इंक्रीजेज द रेट ऑफ वेपोरेशन। वेपोरेशन कैसे इंक्रीज होती है, ऑप्शन नंबर ए है डिक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन एयर मूवमेंट, लोअर वेपर प्रेशर। तो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो बी ऑप्शन होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ वेपोरेशन भी इंक्रीज करता है। अब ज़रा हम शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इन टॉपिक के अंदर से बन सकते थे वो आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले है ड्रा द हीटिंग कर्व ऑफ वाटर फ्रॉम आइस टू स्टीम एंड लेबल द फ्लैट रीजन्स। हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए डिज़ाइन किया है जो कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हमने आइस से स्टीम बनानी है तो क्या करेंगे, और उसके लिए हम हीटिंग कर्व, उसमें कौन से स्टेजेस आते हैं टेम्परेचर चेंज के या इंक्रीज के या कांस्टेंट के, वो हमने बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इस साथ में आपने किसी कंपाउंड की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जिक्र भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज इवन व्हेन हीट इज एडेड। जब हम हीट किसी सब्सटेंस के अंदर ऐड कर रहे होते हैं तो उस दौरान टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है, इसकी वजह क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, जब हम बार बार कह रहे होते हैं कि फेज चेंज के दौरान क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वजह क्या है, हालांकि उसको हम हीट भी दे रहे होते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन वेपोरेशन एंड बॉइलिंग। वेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान हमने डिस्टिंग्विश करना है। उसके बाद इसमें आपने फैक्टर कौन से बताने हैं, टेम्परेचर, लोकेशन एंड बबल फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ वेपोरेशन। आपने कोई 3 फैक्टर ऐसे बताने हैं जो कि वेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी बोर्ड पेपर में सवाल आते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने 2 ऐड किए हैं यहाँ से जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द हीटिंग एंड कूलिंग कॉज ऑफ वाटर इन डिटेल।
वाटर का हीटिंग एंड कूलिंग कर्व आपने डिटेल से बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। एक्सटर्नल प्रेशर और जो वेपोरेशन या बॉइलिंग का प्रोसेस है, इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ये दो क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। अब ज़रा पहले शार्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी आसानी के लिए की मौजूद है MCQs की, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। पहले इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आप मैच कर सकते हैं। इसी तरह से शार्ट क्वेश्चन पहला जो है, ड्रा द हीटिंग कर्व ऑफ वाटर फ्रॉम आइस टू स्टीम एंड लेबल द फ्लैट रीजन। इसमें जो आपने लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, जस्ट उसने आपसे ड्रा का कहा है। ड्रा करना मतलब आपने ग्राफ बनाना है, इसकी तफसील नहीं बतानी। तो इसमें मैंने आपकी आसानी के लिए डायग्राम शो क्या कर रही है। सबसे पहले आइस है, आइस से हम किस में जाएंगे, ये देख लें आप। आइस थी, आइस से ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये वाला रीजन। टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद पॉइंट नंबर 2 में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, मेल्टिंग, जो कि यहाँ पे ये प्रोसेस आपको बता रहा है मेल्टिंग का, ठीक है। और मेल्टिंग किस पे हो रही है, टेम्परेचर कितना है, T = 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट जाते हैं तो आप यहाँ पे अगर देखें तो ग्राफ दोबारा इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, इस पूरे का कांस्टेंट है, इस पूरी लाइन का सेम है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इस पूरी लाइन का क्या है, सेम। सेम मीन पूरी लाइन का कांस्टेंट है। उसके बाद जब ये दोबारा से टेम्परेचर इसका इंक्रीज होता है, तो जब ये 100 डिग्री पे पहुँच जाता है, तो यहाँ इस फ्लैट रीजन के अंदर आप देखें टेम्परेचर कितने पे चला गया, 100 डिग्री पे। तो 100 डिग्री पे क्या होगा, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट के अंदर। और फिर इस बॉइलिंग, अगर 100 से हम ऊपर जाते हैं तो दोबारा से वो इतने अपार्ट हो जाते हैं मालिक्यूल्स के, वो परमानेंट सारे मालिक्यूल किस में चले जाते हैं, गैसियस स्टेट के अंदर चले जाते हैं। तो इसमें यह भी इसने जिक्र किया है कि फ्लैट रीजन इंडिकेट्स कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। तो ये आप क्या कर सकते हैं, ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऐसे देना है, ठीक है। आपका जस्ट ये 2 लाइनें हैं और जस्ट आपका ग्राफ, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं इसमें लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसमें क्वेश्चन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती क्या है कि ये वो हीट है जो कि रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे इसकी अमाउंट भी लिखी गई है कि 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये कंडीशन भी है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं करना आपने। और उसको आप क्या देंगे, हीट देंगे, क्योंकि ये फेज चेंज हो रहा है तो ये टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहना चाहिए। और इसमें जो आइस की हीट ऑफ फ्यूजन है एट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 334 जूल पर ग्राम टू बिकम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये जस्ट डेफिनेशन और एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज इवन व्हेन हीट इज एडेड। ये हम बार बार डिस्कस करते हैं भाई, फेज चेंज के दौरान जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसकी रीज़न अभी आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक और फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, नॉट टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग में वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर पाएगी, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। किस केस में लग जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को बनाने में या उनको तोड़ने में। तो ये क्या होता है, इससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। तो ये एक रीज़न इसमें हम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन वेपोरेशन बॉइलिंग इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, लोकेशन एंड बबल फॉर्मेशन। अब वेपोरेशन और बॉइलिंग ये एक डिस्टिंक्शन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपने सबसे पहले अकर एट सरफेस ओनली थ्रू आउट द लिक्विड। वेपोरेशन जो होता है सरफेस से होता है और बॉइलिंग जो है होल लिक्विड से होती है। टेम्परेचर ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, जबकि ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे होता है। जैसे वाटर है तो उसकी बॉइलिंग कितने पे होगी, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। बबल फॉर्मेशन, जैसे पानी को हम रख देते हैं तो उसके सरफेस से बुखारात निकलना शुरू हो जाते हैं, वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उस केस में बबल्स फॉर्मेशन नहीं होती। जबकि आप देखते हैं कि जब वाटर बॉयल करना शुरू करता है तो उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं।
एनर्जी रिक्वायर्ड, इस केस में हीट एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। नॉर्मली भी आप रूम टेम्परेचर के ऊपर भी वेपोरेशन होना शुरू हो जाती है। बॉइलिंग के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वेपोरेशन के ऊपर जो प्रेशर है वो इतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन बॉइलिंग के ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे प्रेशर कुकर है, उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 2 atm तक चला जाता है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो 120 तक चला जाता है। इतनी जल्दी चीज़ जो है वो वाटर बॉयल नहीं करता, और जो उसके अंदर हमने चीज़ रखी होती है जैसे गोश्त है, मीट है, वो जल्दी से पक जाता है। ठीक है, तो वो भी ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफेक्ट ऑन बॉइलिंग एंड वेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट 3 फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ वेपोरेशन। हमने 3 फैक्टर यहाँ से बताने हैं कि जो वेपोरेशन को अफेक्ट करेंगे। नंबर 1 टेम्परेचर, टेम्परेचर से वेपोरेशन हमेशा इंक्रीज करता है, हायर टेम्परेचर पे फास्टर हो जाएगी। सरफेस एरिया, जितना हम वाटर का सरफेस एरिया ज़्यादा करेंगे वेपोरेशन ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ एस्केप ऑफ मालिक्यूल इंक्रीज करेगा। एयर मूवमेंट, अगर एयर ज़्यादा है तो वेपोरेशन ज़्यादा होगा, मतलब हवा चल रही है तो वेपोरेशन रेट भी ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी, हवा में नमी है तो फिर ये रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। बाकी सबसे इंक्रीज़ करता है, लेकिन एक जो है उससे डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अब हम मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में है कि एक्सप्लेन द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स ऑफ वाटर इन डिटेल। सबसे पहले जो सॉलिड है टेम्परेचर राइजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, सेम एज के काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसके बाद फ्लैट रीजन, मेल्टिंग, टेम्परेचर कांस्टेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब्ड, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। टेम्परेचर कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, दिस इज कांस्टेंट, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होगी। लिक्विड, जब लिक्विड बन जाएगा तो टेम्परेचर उसके बाद राइज करेगा। यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा टेम्परेचर की लाइन, यहाँ पे इंक्रीज करेगी फॉर पॉइंट नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। बॉइलिंग के केस में दोबारा से ये फ्लैट पे चला जाएगा, फ्लैट रीजन आ जाएगा, दोबारा से टेम्परेचर कांस्टेंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये और यहाँ पे जो लेटेंट हीट है वो सॉलिड की आ जाएगी, क्योंकि सॉलिड से हम किस में जा रहे होते हैं, लिक्विड के अंदर। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये लिक्विड के केस में होती है, जब हम लिक्विड से वेपर बना रहे होते हैं। एब्जॉर्ब, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। और उसके बाद जो गैस है, स्टीम, टेम्परेचर राइजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ये जो 5 पॉइंट हैं ये किसके लिए हैं, हीटिंग का सेगमेंट। जैसे आपके बुक के अंदर लिखा होगा A to B, B to C, C to D, आप इस तरह लेबलिंग भी कर सकते हैं, तो उस तरह से भी आप बता सकते हैं। जैसे सॉलिड है तो वहाँ पे बुक के अंदर आप पॉइंट लिख लें A to B, ये दूसरा जो है C to D। ठीक है, आगे जाएं तो E to F, अगला जो है F to G, और G से आगे चले जाएं तो इस पॉइंट को आप गैस रख लें। ये भी आपके लिए आसानी है, तो जैसे आप इजीली कर सकते हैं, करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद है कूलिंग कर्व। कूलिंग इसके रिवर्स होता है। रिवर्स मीन कि हम दोबारा से गैशियस से सॉलिड में आना चाहते हैं। जैसे हमने लिक्विड से गैस बनाई, अब दोबारा से क्या करेंगे, गैस से दोबारा रिवर्स आएंगे फ्रीजिंग पे। तो सबसे पहले गैस जो थी अपना टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, पार्टिकल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो एब्जॉर्ब की हुई थी वो यहाँ पे रिलीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। जब कंडेंसेशन, गैस के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो गैस पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर। अब लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो मज़ीद डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ होने से क्या होगा कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी, और वो पार्टिकल मुंजमद, कंडेंस, मज़ीद मुंजमद, ये कंडेंस प्रोसेस नहीं है, मुंजमद मीन कि वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। फ्रीजिंग में क्या होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ फ्रीजिंग कर्व। तो यहाँ पे इसका हम ग्राफ देखते हैं ज़रा, जो डायग्राम है। तो ये 2 डायग्राम इसके साथ मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं। हीट एडिट, तो यहाँ पे ये मौजूद है सॉलिड से। ये पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपका ये ग्राफ मौजूद है। इस ग्राफ को आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये
रिवर्स ग्राफ आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। आपके बुक के अंदर जो ग्राफ बना होगा वो कैसे बना होगा, आप इसको कहाँ से लेके आते हैं, फ्रॉम दिस वन, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं मज़ीद आपके सामने बनाऊं तो यहाँ से ये, ठीक है, ठीक है, इस तरह ये सीढ़ियाँ नीचे आ रही होती हैं और ये यहाँ पे जाके ये नीचे चला जाता है, ज़ीरो पे चला जाता है। तो यहाँ से आप इसको, ये जो लाइन इस तरह आ रही है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ग्राफ जो है थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ ये रिजेंबल कर रहा है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। तो ये ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है, जैसे यहाँ 100 डिग्री से गैस थी, इस तरह भी आप बनाएं तो ठीक है, गैस थी यहाँ पे, गैस से ये ग्राफ जो है वो ऐसे नीचे जा रहा है, नीचे टेम्परेचर अपना डिक्रीज़ कर रहा है। जैसे 100 से ये इस पे आ गया 0 पे, 0 से ये नीचे फिर किस में चला गया, लिक्विड टेम्परेचर इसका मज़ीद डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होने से फिर ये किस पे चला जाएगा, दोबारा से सॉलिड पे चला जाएगा। अगर इसको हम डायरेक्ट करते हैं कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ रहा है, तो इसके लिए भी आप एक लाइन ड्रा करके वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी पोजीशन जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। अगर यहाँ से हम डायरेक्ट ये लेके जाएं सॉलिड टू गैस, तो इस प्रोसेस को भी आप बता सकते हैं कि क्या है, सब्लिमेशन। तो आप ये ग्राफ ये वाला यूज़ करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप अपने बुक से ग्राफ ये वाला ऐड करना चाहते हैं तो भी आपकी चॉइस है, आप कौन सा ग्राफ लेना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। सबसे पहले है 2 पॉइंट्स हैं आपकी किताब में, इफेक्ट ऑफ हाई प्रेशर, बॉइलिंग के ऊपर हाई प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस बिकॉज द वेपर प्रेशर मस्ट रीच अ हायर वैल्यू टू मैच द एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो लिक्विड है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल करता है, जबकि जो टेम्परेचर एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 1 atm। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं 2 atm पे लेके जाते हैं, तो जो डिग्री सेल्सियस है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो जो हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करता है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, प्रेशर कुकर के अंदर, ठीक है, जिसमें वाटर बॉयल्स करता है। इन अ प्रेशर कुकर वाटर बॉयल्स अबव 100 डिग्री सेल्सियस, जो मैंने यहाँ पे 120 लिखा है, और इसके लिए प्रेशर कितना होगा, दिस इज़ 2 atm, ठीक है। हालांकि नॉर्मली 1 atm प्रेशर होता है। एवेपोरेशन स्लाइटली लोअर बिकॉज हाई प्रेशर स्लाइटली रेजिस्ट मालिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस। अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इतना इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा कि स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा एवेपोरेशन, बिकॉज कि उसमें रेजिस्टेंस हो सकती है। इफेक्ट ऑफ लोअर प्रेशर में क्या होगा, बॉइलिंग, अगर हम प्रेशर को लो करते हैं तो इस केस में आपने देखा था कि अगर हम फॉर एग्जांपल प्रेशर को 1 से लेस कर देते हैं, लेट्स से कि 0.5 atm पे लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम कर रहे हैं तो जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी 70-80 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा, ठीक है। ये फिनोमेना कहाँ पे होता है, जब हम एल्टीट्यूड के ऊपर जा रहे होते हैं। एल्टीट्यूड मीन के ज़मीन से हम हाइट के ऊपर जा रहे होते हैं, तो जितना हम एल्टीट्यूड की तरफ मूव करेंगे, हाइट की तरफ मूव करेंगे, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ करता है। ये आपने याद रखना है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस बिकॉज द वेपर प्रेशर इक्वल्स द एक्सटर्नल लोअर एक्सटर्नल प्रेशर एट अ लोअर टेम्परेचर। जो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाता है अकॉर्डिंग टू द लोअर एक्सटर्नल प्रेशर एट लोअर टेम्परेचर। एग्जाम्पल क्या है कि वाटर बॉयल्स एट 90 डिग्री सेल्सियस एट हायर एल्टीट्यूड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे एक आप मरी में कैंपिंग करते हैं और वहाँ पे अंडा बॉयल करते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू योर होम, बिकॉज के मरी प्लेस जो है वो एट हायर एल्टीट्यूड पे ऊपर है एज़ कम्पेयर टू योर होम, तो वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस होगा। इवेपोरेशन स्लाइटली फास्टर because molecule escape more easily when there is less pressure above the liquid। तो ये
वेपोरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी व्हेन प्रेशर, जब प्रेशर क्या हो जाएगा, बिकम लो। तो ये आपका जो आज का लेक्चर था, यहाँ पे हम वाइंड कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 का, लेक्चर नंबर 2 था, जो टॉपिक्स थे उसमें हमने वेपोरेशन, बॉइलिंग और कुछ चीज़ें मज़ीद डिस्कस की थी, जिसमें हीटिंग एंड कूलिंग कर्व भी शामिल थे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्कशीट थी जो आपके पेपर में आपका काफ़ी साथ देगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप इन वर्कशीट से ज़्यादा फ़ायदा ले रहे होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।